सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है सभी लोगों के? जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल। कैसे हैं सभी लोग, एक बार बता दो कमेंट करके। मैं जय राठौर भौतिक करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने थंबनेल आपको दिख ही रहा है ना, ये आपने देखा ही होगा कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं ये बायोलॉजी के हम चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात सबसे पहले बता देता हूं जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अगर मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूं कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। अब मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे जंतु जगत को 2 मिनट के लिए हटा के यहाँ पे देखूं कि हमारे पास एक पॉइंट आपको दिख रहा है वर्गीकरण। वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मीन होता है क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन हमें जो पढ़ना होता है वो 2 पार्ट में बात करनी होती है। एक तो हमें जो क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है एनिमल्स का, और एक पढ़ना होता है प्लांट का। तो आज हम जो इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो हमारा एनिमल का क्लासिफिकेशन होगा। जंतु जगत का हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। इस जंतु जगत के वर्गीकरण से अगर मैं थोड़ा सा आपको रूबरू कराऊं, ठीक है, इससे अगर मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवाऊं तो व्यापम की जो हमारी एग्जाम्स है ना, व्यापम में जो हमारी एग्जाम्स हुई हैं, खास करके व्यापम की अब की बार की जो पुलिस कांस्टेबल एमपी वर्ग 1-2 की जो एग्जाम कंडक्ट व्यापम करवाता है 2020 और 2021 वाली एग्जाम्स में इस वर्गीकरण से क्वेश्चन भर भर के आए हैं। भर भर के आने से मतलब है इससे जो क्वेश्चंस बने हैं उनका वेटेज था लगभग 40 से 45%, 40 से 45% जो वेटेज रहा है वो अब की बार क्लासिफिकेशन का रहा है। तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड पे और आपको ये एक अच्छे लेवल पे सोल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन का जो लेवल है इसमें थोड़ा सा अप जरूर होता है। अप होने का कारण ये है कि हम जैसे बात करके चलते हैं, जैसे हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ लें। डाइजेशन सिस्टम में आंत आपने पढ़ी है ना, उसके बाद आपको आमाशय स्टमक के बारे में पता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि हम इनको रेगुलरली पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये टफ टाइप का लगता है। बाकी टफ जैसा कुछ होता नहीं है। तो हम हमारी बातों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, टाइम को हम देखते हुए तुरंत हमारे आज के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आज का होगा इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, इसका आंसर कीजिए। हम ज्यादा यहाँ पे आंसर की ओर नहीं भागेंगे, है ना। रवीना, ठीक है सर, ठीक है भाई साहब, सभी लोग अच्छे हैं, है ना। रवीना ने बोल दिया मतलब सब ठीक ही है। ठीक, आगे हम बढ़ा देते हैं। जैसे मैं आपको एक पॉइंट मैंने इसलिए रखा हुआ है ना, जैसे आपने ध्यान रखा हो तो कल हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था, ठीक है। हम इसका आंसर कीजिएगा, तब तक मैं कुछ आपके सामने बातें रख देता हूं। हमने कल यहाँ पे जो बात की थी, मैं आपके सामने एक पॉइंट सबसे पहले रख दूं कि हम जो बात करके चलते हैं या एक काम करते हैं, शायद से मैंने इंटरफेस ओपन कर ही रखा है यहाँ पे, है ना। इधर देखिए सभी बच्चे, है ना। सबसे पहले हम बात करके चलते हैं कि जो वर्गीकरण होता है हमारा, जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण हमारा जो है, क्लासिफिकेशन ऐड करते हैं, इससे पूरा इंग्लिश में चल रहा है, पूरा इंग्लिश में ही रख देते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन या जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण की बेसिकली 7 भागों में इसे हम या इसकी इकाइयों की बात करते हैं। ये वर्गीकरण की आपके पास इकाई है या ये वर्गीकरण की हमारी क्या है, यूनिट्स हैं। तो वर्गीकरण की मुख्य रूप से 7 इकाई है। अब बात यह आती है कि सर ये वर्गीकरण जो शब्द है ये कैसे उत्पत्ति हुई, क्या फंडा रहा होगा। तो वर्गीकरण की अगर हम बात करके चलते हैं तो सबसे पहले कैरो इसमें अरस्तु जो थे, ठीक है, अरस्तु के द्वारा वर्गीकरण की बात यहाँ पे कही गई थी। अरस्तु ने सबसे पहले कहा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु जानवर हैं, इन सबको मैं 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक तो जिसमें खून होता है, एक जिसमें खून ब्लड नहीं होता है। तो जिसमें ब्लड नहीं होता है वो सब प्लांट में चले गए, जिसमें ब्लड होता है वो सब जंतुओं में रख दिए गए। फिर अरस्तु को लगा यार कि कुछ एक ऐसे जंतु होते हैं जिनका खून लाल रंग का नहीं होता है, कुछ एक ऐसे जंतु होते हैं जिनका खून लाल रंग का होता है, ब्लड लाल रंग का होता है।
तो सबसे पहली बार वर्गीकरण की जो बात कही थी वो वर्गीकरण कहा था किसने? अरस्तु ने सबसे पहली बार वर्गीकरण की बात कही थी। दूसरी पॉइंट की हम बात करके चलते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अगर मैं बात करके चलता हूं, है ना, जैसे हमने कल स्टार्ट किया था कि मैं चीजें आपको जो है ना स्पीडली पढ़ाता भी चलूंगा। अरस्तु ने जो सबसे पहली बार वर्गीकरण की बात कही थी, तो अरस्तु ने वर्गीकरण किस बेस पे किया था? तो अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था वो ग्रुप के आधार पर किया था। एक तो इन्होंने कहा था जंतु समूह, एक इन्होंने कहा था पादप समूह, एनिमल ग्रुप, और एक इन्होंने कहा था प्लांट ग्रुप। अब बात यह आती है कि ये जो वर्गीकरण का आधार था, ये जो वर्गीकरण का मुख्य रूप दिया गया था वो था समूह। कब की बात है? तो ये लगभग बाद है सिकंदर के समय, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। फिर इनके बाद में आधुनिक वर्गीकरण की बात आती है लगभग 1735। कहीं बुक में आपको डाटा 1753 भी मिल जाएगा, हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा। 1735 में आधुनिक वर्गीकरण की जब बात आती है तो वो थी कैरोलस लीनियस के द्वारा यहाँ पे बात रखी गई थी, है ना। हम चीजों को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए हम पहले इन पे बात कर रहे हैं। कैरोलस लीनियस ने जब वर्गीकरण किया था तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो जगत के आधार पे किया था, और इन्होंने कहा था सबसे पहले जंतु जगत, और दूसरा इन्होंने जो कहा था वो कहा था कौन सा जगत? तो पादप जगत। आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना होगा कि जब बात आ जाती है किंगडम की, ठीक है, जब बात आएगी किंगडम की, तो आपको ये बताना है कि दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने दिया, जबकि दो समूह वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा दिया गया। ये आपका जो वर्गीकरण था प्राचीन था, ये जो वर्गीकरण है ये आपका आधुनिक वर्गीकरण यहाँ पे बात की जा रही है। अब बात यहाँ पे इतनी है कि किंगडम या जगत के आधार पे वर्गीकरण किया था किसने? कैरोलस लीनियस ने। तो इसी के लिए मैं फिर से इस एक पॉइंट को आपके सामने रखता हूं, है ना, बहुत सारे इसमें ये बन चुके हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की जो यूनिट की हम बात करके चलते हैं, इकाई की हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन की मुख्य रूप से आपके सामने जो इकाइयां दिख रही होंगी वो क्लासिफिकेशन की मुख्य रूप से हमारे पास कितनी? तो 7 इकाइयां यहाँ पे आपको दिख रही हैं। क्वेश्चन भाई यहीं से बनने वाला है। पहला क्वेश्चन बनता है, बताइए क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो मैं साथ ही साथ यहाँ पे लिखते हुए भी चलता हूं कि क्लासिफिकेशन की जो सबसे बड़ी इकाई है, ये हम कलर आज ले लेते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करके चलते हैं तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो सबसे बड़ी इकाई जो क्लासिफिकेशन की रहेगी वो कौन सी है? तो वो आपकी किंगडम रहेगी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आपका ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा। व्यापम की एग्जाम्स ने इन क्वेश्चन पे फोकस किया है, क्वेश्चन पूछे हैं कि बताइए वर्गीकरण का आपका जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो क्या है? तो सबसे पहले किंगडम आएगा, देन फाइलम आएगा, संघ आएगा, फाइलम के बाद वर्ग आएगा, क्लास, वर्ग के बाद आपका गण या ऑर्डर आएगा, उसके बाद कुल, कुल के बाद वंश, और वंश के बाद जाति। और जब आपके पास जाति मिल जाए तो आप जाति को बता देना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई आपको क्या मिलेगी? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति मिलेगी। वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि किंगडम, फाइलम, वर्ग, है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब हम बात करके चलते हैं कि ये तो हुआ क्लासिफिकेशन की बात। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप अगर देख रहे होंगे तो हम यहाँ पे जो अब पॉइंट रख रहे हैं आपके सामने, संघ। ये संघ क्या होता है, फाइलम क्या होता है, और जब इसे हम पेड़ पौधों में बात करेंगे, जब इसे हम एनिमल में बात करते हैं तो फाइलम कहते हैं, जब इसे हम प्लांट में बात करते हैं तो इसे डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम एनिमल की बात कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करके चलते हैं तो हमारे जो जंतु जगत है ना, क्योंकि जंतु जगत के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संघ। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपके सामने रख दूं यहाँ पे, है ना, शायद से ये बना ही हुआ है हमारे पास। ठीक है, जंतु जगत की अगर हम बात करके चलते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं एनिमल किंगडम। जंतु जगत में आपके सामने अगर रखूं तो जंतु जगत जो होता है ये हमारा कितने इसमें जगत में विभाजित किया गया है, तो ये मुख्य रूप से आपके 5 जगत में विभाजित किया गया है। जंतु जगत फिलहाल में हम कौन सा पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था। ये सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि इसमें 5 जगत वर्गीकरण R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया है। आगे की बात करते हैं, कौन से ये 5 जगत रहे थे? तो एक तो था हमारा मोनेरा, दूसरा था हमारा कौन सा? कवक, तीसरा था हमारा प्रोटिस्टा, और हमारे पास नंबर 4 पे था कौन सा? जंतु, और 5 पे कौन सा हमारा था? पादप था। तो अभी है ना जो बात निकल के आई थी, है ना, इतनी सब जो बातें हैं, इन बातों की जहां से ओरिजिन, जहां से इन सब पॉइंट की उत्पत्ति हुई है ना, वो उत्पत्ति हमारी अमीबा को लेकर हुई है। ठीक है, अमीबा को लेकर हुई थी। तो हम जो पढ़ते हैं इसमें प्रोटिस्टा में जब हम बात करके चलते हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर हमने आपको कल कुछ चीजें पढ़ाई थी। जैसे हमने प्रोटिस्टा में आपको अमीबा पढ़ाया, ठीक, इसमें ही हमने आपको पैरामीशियम पढ़ाया, पैरामीशियम के बाद इसी में हमने आपको युगलीना पढ़ाया। ठीक है, तो जो बात यहाँ पे निकल के आती है कि प्रोटिस्टा जो जगत है, अच्छा मोनेरा में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं? तो मोनेरा में हम जो मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं वो जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। कवक के अंदर हम जो मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं वो फंगस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जंतु में आप जानते हैं सभी, हम अभी आज स्टार्ट कर ही रहे हैं इसमें जंतु जगत में। पादप जगत में भी हम चीजों को आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो इतनी बात मुझे लगता है कि सभी बच्चे समझ चुके होंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो क्वेश्चन था हमारा वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। अमीबा अमीबा विभंजन, विभंजन की जगह लिखना अमीबा विखंडन द्वारा जनन करता है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक अगर हो गई होगी तो। अमीबा क्या करता है? तो अमीबा जो हमारा है ना, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। अमीबा जो है आपका विखंडन द्वारा जनन करता है, पहला पॉइंट। अच्छा ये क्वेश्चन देखना है ना, क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। और जब तक सभी दोस्त, अगर किसी ने चैनल को लाइक नहीं किया है अभी तक भी और पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं लग रहा है अच्छा फिर भी लाइक करना, ऐसा नहीं है ना। लाइक करने का मतलब होता है पसंद करना, और अगर पढ़ाना पसंद आपको आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नंबर 1, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आजकल बनते हैं। पहले ये जो क्वेश्चंस हैं, खैर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये आपका एक यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ना, उसको मैंने वहीं से उठाया है। लेकिन आज हमारी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो बिल्कुल एज इट इज आपके कॉपी होते हैं। इसी तरीके से कथन निष्कर्ष पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला है आपका कथन है अमीबा विखंडन द्वारा जनन करता है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमीबा जो है आपका ये कहाँ का है? तो अमीबा प्रोटिस्टा जगत का है, पहला पॉइंट। अमीबा कैसा है? तो मैं एक बार और आपके सामने इसका कल का पूरा डाटा खोल के रख देता हूं। अमीबा कैसा है? तो अमीबा आपका एक कोशिकीय है। अमीबा कैसा है? तो अमीबा आपका यूकेरियोटिक है। ये पॉइंट हम कल पढ़ चुके थे। दूसरी बात हम यहाँ पे ये करके चलते हैं कि अमीबा की जो शेप, इसका जो आकार होता है, ये आकार कैसा होता है? तो अमीबा का आकार इर्रेगुलर शेप, अनियमित होता है। दूसरा पॉइंट, अमीबा की जो भोजन ग्रहण करने की विधि है उसे क्या कहते हैं? तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तीसरा पॉइंट है अमीबा अपने शिकार को किसके द्वारा पकड़ता है? शिकार को तथा अमीबा का चलन अंग है ना, अमीबा अपने शिकार को किससे पकड़ता है? वह इसका चलन अंग क्या है? तो अमीबा का चलन अंग कूटपाद है। क्या है? तो इसका चलन अंग हो जाएगा स्यूडोपोडिया हो जाएगा। ये पॉइंट आपको अमीबा के बारे में ध्यान रखना है। अमीबा जनन करता है कैसे? तो अमीबा जनन करता है विखंडन, और विखंडन कौन सा? तो बाइनरी फिजन, जिसे हम कहते हैं अमीबा द्विविखंडन के द्वारा जनन करता है। तो क्या सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ पा रहा है? क्या मिल रहा है? अभी फिलहाल तो मुझे इसमें आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी बात है ना। अगर हम क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पा रहे तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है, अमीबा विखंडन द्वारा जनन करता है, सत्य है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये भी सत्य है, इसमें भी कोई आपकी दिक्कत नहीं है। तो देख लो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर स्पष्टीकरण तो है, ये तो मान लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं।
ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत हो जाएगा पॉइंट। ए सही, ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम क्वेश्चन पे आज बात करते हैं हमारे जो जंतु जगत है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रखा था ये आपका प्रोटिस्टा जगत का था, कल का हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था। अब बात करते हैं यहां से, किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? तो मैं आपके सामने इस तरीके से एक पॉइंट रख रहा हूं। पहला पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, क्लासिफिकेशन की इकाइयों की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की कितनी 7 इकाइयां होंगी? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। सबसे बड़ी इकाई कौन सी? तो सबसे बड़ी इकाई जगत होगी। सबसे छोटी इकाई कौन सी? तो स्पीसीज या आपकी जाति हो जाएगी। दूसरी बात, इसकी नंबर 2 की इकाई कौन सी? तो संघ हो जाएगी। संघ में हमारे पास कितने संघ है? तो देख लो यहाँ पे 1, ये दोनों एक ही हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है ना। ये कार्डेटा को मैंने आगे रखा हुआ है। तो 10 हमारे पास लगभग 9 से 10 संघ इसके होते हैं। हमारे पास लगभग इसके 10 संघ है ना। तो 10 संघ की अगर हम बात करके इसमें चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा फिलहाल में वो यहां से निकलता है कि हमारा जो पोरीफेरा संघ है, इस पोरीफेरा संघ के सभी जो जंतु होते हैं, सभी जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? तो पोरीफेरा संघ के सभी सदस्य जो होते हैं वो जलीय जंतु होते हैं। कॉर्डेटा के साथ मैंने एक पॉइंट और यहाँ पे रख रखा है। एक तो कॉर्डेटा की अगर मैं बात करके चलता हूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बताना चाहता हूं, है ना। बता भी पाऊंगा नहीं फिलहाल में, मुझे लग रहा है कि बना हुआ भी है, नहीं है बनाया तो था। ठीक है, नहीं बनाया होगा तो तुरंत बना देंगे। ये है ना, मुझे पता था हमने बनाया है। देखो इसमें कॉर्डेटा की बात करके चलते हैं। तो जो कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है मत्स्य वर्ग, और मत्स्य वर्ग में 2 प्रकार की मछलियां होती हैं। एक तो मछलियां होती है हमारी कौन सी? तो एक मछलियां होती है अस्थिल, और एक मछलियां होती है कौन सी? तो एक हो जाएंगी उपास्थि मछली। उसी प्रकार से इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा का शाब्दिक अर्थ होता है 4 पैर वाला। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ से उठा लो। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि 4 पैर होने चाहिए भाई साहब सब में। उभयचर में आपकी आती है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना का मतलब होता है मेंढक। सरीसर्प में सांप, मगरमच्छ, है ना। अब बात ये आ रही है कि सर सांप में आप तो 4 पैर बोल रहे हैं, एक भी नहीं है, लेकिन उसी की प्रजाति में सरीसर्प में आपका मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली इनमें तो होंगे, है ना। तो सरीसर्प जो रेंग कर चलते हैं, मुख्य रूप से बात यहाँ पे ये हो रही है। पक्षियों में भी सर कहाँ 4 पैर होते हैं? पक्षियों में 2 पैर होते हैं, लेकिन भाई साहब ये आपको देखना पड़ेगा कि जो उनके 2 पैर हैं वो चोंच में परिवर्तित और पंख में, चोंच और पंख में परिवर्तित हो चुके हैं। स्तनधारी में भाई साहब बात आती है मनुष्य की। मनुष्य में भी 2 पैर रहते हैं, लेकिन जो 2 पैर हैं हाथ, है ना, जो 2 हाथ हैं उनको भी पैर की श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य भी 2 प्रकार का होता है, एक जो अपने बच्चों को अंडे के द्वारा जन्म देता है, एक जो अपने बच्चे को डायरेक्टली बिना अंडे के जन्म देता है। तो यहाँ पे से हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे ये हमारा कुछ इस तरीके से हिस्सा था, है ना, ये आपका इस तरीके का हिस्सा था। तो ये क्लासिफिकेशन, ये संघ। अब बात आती है हमारा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या सभी लोग बना पाएंगे? किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? तो ये होता है पोरीफेरा। बात करके चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन देखना अभी, है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक बात रख दूं इसमें कि हम आज जो क्वेश्चन इसमें इसके जो क्वेश्चन करेंगे जंतु जगत के, ये कम से कम पूरे वर्गीकरण के मिला के मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन करवाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि इतने क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा दूं। लगभग 9 से 10 पार्ट में इसके पढ़ाने वाला हूं, और सभी बच्चे, है ना, हर एक इसका पार्ट अटेंड करेंगे, क्योंकि इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसको हमें समझना पड़ेगा। हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, और वहां पे एक शब्द हमको दिखता है जेलीफिश। नाम से आपको जरूर लग रहा है कि मछली होनी चाहिए, लेकिन जेलीफिश मछली नहीं है। जेलीफिश किसका? तो जेलीफिश सिलेंट्रेटा, या इसी को हम एक को नाम देते हैं निडेरिया। सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का ये आपका जंतु है। इसी में एक नाम और आपको ध्यान रखना है, हमेशा हाइड्रा।
ये हाइड्रा आपको क्यों याद रखना है? तो हाइड्रा याद रखने के पीछे आपका ये मकसद होना चाहिए कि हाइड्रा जो जनन करता है, वो हाइड्रा जो जनन करता है ये करता है बडिंग या मुकुलन के द्वारा रिप्रोडक्शन ये करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर बात आ जाती है सर ये इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है? तो आपके पास फिर जेलीफिश के साथ ही एक क्वेश्चन और ऐड होगा कि बताइए स्टारफिश या तारामीन की अगर हम बात करके चलते हैं, आवाज आ पा रही है प्रॉपर? एक बार सही से बता देना सभी, है ना? अगर आवाज का इश्यू है तो कमेंट कर देना। स्टारफिश या स्टारफिश को ही हम क्या कहेंगे? तो तारामीन कहते हैं। क्या स्टारफिश भी एक मछली है? तो स्टारफिश भी एक मछली नहीं है, भले ही नाम आपका फिश है। ये आता है इकाइनोडर्मेटा का जंतु है। मोलस्का में क्या क्या आता है? तो मोलस्का में आएगा घोंगा, स्नेल हम कहते हैं। एक क्या आता है? तो इसमें आता है आपका ऑक्टोपस। तो भाई क्या हुआ? हमारा जो आंसर था पोरीफेटा को पोरीफेरा करना, है ना? पोरी ये फेरा कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो हम समझ पाए हैं यहाँ पे कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? तो आंसर हमारा ए है। मुझे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस और मेरा पढ़ाना ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं है ना? नहीं आए, जब आ जाए तब कर देना, आगे बढ़ा देते हैं। अपने शरीर के किस भाग से निकलने वाले स्त्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं? क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन है सब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन होने वाले हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें पूरे जंतु जगत में कोई सा ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं किया है कि आपका जो लड्डू क्वेश्चन मिल जाए, ठीक। दूसरा आप देखें आंसर आ जाए, मतलब कहने का ये है मेरा कि बिल्कुल सिस्टमेटिकली इसमें नहीं है, क्योंकि सिस्टमेटिकली हम जब पढ़ते हैं तो हम एग्जाम में भी वही कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जाम में सिस्टमेटिकली नहीं आता है, कहीं से भी उठ के आता है। जैसे अब हमने मकड़ी उठा दी, अब बात ये आ रही है हमारे पास अपने शरीर के किस भाग से निकलने वाले श्राव से मकड़ियां। अब मकड़ी अगर आ गई तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मकड़ी किस संघ का प्राणी है। तो मकड़ी जो है हमारा वो है आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। आर्थ्रोपोडा संघ को हिंदी में संधिपाद कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा का मतलब यहाँ पे क्या हम बोलना चाहते हैं? तो हम बोलना चाहते हैं ये हमारे जो जंतु होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के, वो जंतु आपके कुछ इस तरीके से होते हैं, ये है ना, ये आपके इस तरीके से जंतु होते हैं जिनके पैर ज्वाइंट में होते हैं, जिनके पैर क्या होते हैं, जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। और क्वेश्चन का आंसर पूर्वा का मिल पा रहा है, रवीना का भी मिल पा रहा है। अपने शरीर के किस भाग से निकलने वाले श्राव से मकड़ियां जाल बनाती है? तो ये आपका जो आंसर है उदर के पश्च भाग से जब पॉइंट निकलता है। और एक पॉइंट और मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूं कि हमारे जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं ये मुख्य रूप से इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सिर, एक होता है धड़, एक होता है आपका कौन सा? तो पश्च भाग। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इस संघ के जंतुओं के जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। मुख से लार ग्रंथियों से इनका कोई फंडा हमारे पास नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और एक बात और है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सब आपके पूछे हुए ही मैं क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बात ये है यहाँ पे कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब अगर मैं कल से नए भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करूं तो लाऊं कहां से? ठीक है, लाऊं कहां से? फिर भी मैं कोशिश पूरी मेरी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कुछ मेरे भी रखता हूं, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। आगे बढ़ा देते हैं। सर्पों की जो विष ग्रंथियां हैं वो किसके समांग होती हैं? तो क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा, तब तक मैं आपको सर्प के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं। पहला पॉइंट, सर्प हमारा किसका है? तो सर्प आपका रखा जाएगा किस संघ में? तो ये रखा जाएगा आपका रेप्टाइल में। रेप्टाइल मतलब काय में, तो ये रखा जाएगा आपका सरीसर्प में रखा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, सरीसर्प भी किसका पार्ट है? तो सरीसर्प भी टेट्रापोडा का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्प की अगर हम बात करके चलते हैं तो सबसे ज्यादा पसलियों की जो संख्या होती है वो किसमें होती है? सर्प में होती है। सर्प कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। करेत, वाइपर, अजगर के बारे में आप सब जानते हैं, ये एक प्रकार का सर्प है, लेकिन क्वेश्चन जब आ जाता है इंग्लिश में पाइथन लिखा हुआ तो हमें यहाँ पे
कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारे और भी बहुत सारे प्रकार के अलग अलग सर्प होते हैं, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन है हमारा, सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समांग हैं? तो सर्पों की जो विष ग्रंथियां हैं, ये क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल पा रहा है पूर्वा का, मछलियों के विद्युत अंग। देखो एक मछली होती है टॉर्पीडो, ठीक है, एक मछली होती है टॉर्पीडो जिसे हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। तो विद्युत मछलियों के विद्युत अंग नहीं होगा, रे मछलियों के दंश ये भी नहीं होगा, स्तनियों की वसा ग्रंथियां ये भी नहीं होगा, कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियां। अब ये हमारा आंसर है, वो लार आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और, ये कशेरुक क्या होता है? तो कशेरुक का मतलब होता है जिसमें मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से विकसित होती है। रीढ़ की हड्डी अगर कल से नहीं आए तो आप बता देना नोटोकार्ड मतलब कि पृष्ठरज्जु। लार ग्रंथियों की बात हम करके चलते हैं, मनुष्य में कितनी? तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी में से एक लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि क्यों मैं आपको बता रहा हूं? तो जब एक बीमारी होती है मम्स नामक बीमारी, तो इसमें पैरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, पर्ल ओयस्टर में मोती कहाँ और किससे बनता है? तो मैं इसमें उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन है आप इसका आंसर मुझे देंगे, तब तक मैं इससे निकलने वाले कुछ पॉइंट आपको बता दूं। देखना, पहली बात मोती, ठीक है, पहली बात हमारी मोती की है। मोती की अगर हम बात करके चलते हैं तो जो मोती होता है ये बना होता है किसका? तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है चूने का पत्थर। कल से अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई साहब मार्बल, मार्बल का मतलब होता है कि संगमरमर का सूत्र बता दो, तो वो भी क्या हो जाएगा? यही होगा। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को घोल दें काई में, पानी में, तो ये पानी में घोल दिया तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका, आपको जो ध्यान रखना है ये होगी आपकी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये जो होता है ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाता है आपका भूजा हुआ चूना, है ना। ये भी ध्यान रखते हुए चलना है आपको, क्वेश्चन का आंसर फोकस करना है, ये भी ध्यान रखता है। साथ में बात आती है मोती में पाई जाती है प्रोटीन, ठीक है, मोती में पाई जाती है प्रोटीन, और प्रोटीन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको फोकस करना और ध्यान से रखना। तो इसमें पाई जाती है कॉन्चियोलिन प्रोटीन, काई में, मोती में कॉन्चियोलिन प्रोटीन पाई जाती है। बात ये आती है सर ये मोती क्या होता है? तो जब आप धार्मिक सीरियल देखते हैं तो जो राम जी, लक्ष्मण जी या कृष्ण जी जो भी धार्मिक सीरियल में आपके जो मोतियों की माला पहनते हैं, इस मोती की यहाँ पे बात हो रही है। अब बात आ रही है यहाँ पे पर्ल ओयस्टर। पर्ल ओयस्टर की अगर हम बात करके चलते हैं तो ये किस संघ का प्राणी है, किस संघ का जंतु है? ये मोलस्का संघ का जंतु है। मोलस्का में क्या क्या आता है? मोलस्का में घोंगा आता है ना, इसे स्नेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑक्टोपस आता है, स्नेल घोंगा आपका, पाइला आता है, एप्पल घोंगा जिसे हम कहते हैं, सेब घोंगा। मोती कहाँ और किस में बनते हैं? मत्स्य कन्या के आंसू से। मत्स्य कन्या को कहते हैं मरमिड, जिसे हम जल परी कहते हैं। हॉलीवुड वालों ने इसमें बहुत सारी मूवियां बनाई हैं जल परी के ऊपर, है ना, तो आप वहां से देख लेना अगर चाहें। बरखा की पहली बूंद से, है ना, बरखा की जगह आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना वर्षा की पहली बूंद से। उस अंडे से जो शरीर के बाहर निकल पाता है, त्वचा में धसे किसी बाहरी कण के चारों ओर से। तो मैं देख लेता हूं क्या आंसर यहाँ पे सभी बंदे जितने भी हैं कर पाए हैं क्या? रवीना पारासर जी, तो ये रवीना का आंसर यहाँ पे मिल रहा है प्रॉपर, त्वचा में धसे आपके बाहरी कण के चारों ओर से। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को उम्मीद करते हैं मिल गया होगा, और हम यहाँ पे क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन, मोलस्का और इनके देह कोहलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना मोलस्का में क्या क्या आते हैं, अभी हमने बात की है। मोलस्का और इनके देह कोहलों के अध्ययन को कोंकोलॉजी हम कहते हैं। द जीव बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जब हम बात करके चलते हैं तो मनुष्य में होने वाली संपूर्ण क्रिया, या डायरेक्ट नॉर्मल सी भाषा में कह दे, सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो जाएंगे? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएंगे?
तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या था? तो हिस्टोरिया एनिमलम। ठीक है, आगे की हम बात करके चलते हैं। कॉन्कोलॉजी हमारा आंसर हो चुका है। एंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा? तो एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन हो जाएगा। जंतु विज्ञान क्या हो जाएगा? तो जंतुओं का अध्ययन करना। जंतु विज्ञान सजीव, एक शब्द आप यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि स्टडी ऑफ लिविंग्स, सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान होता है। लेकिन सजीव भी तो भाई साहब दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्लांट और एक हो सकता है एनिमल। तो प्लांट, या अगर हम बात करके चलते हैं कि पादप जगपादप जो हमारा जगत है उसके पिता कौन हो जाएंगे, या क्या बोलते हैं इसे, बोटनी के फादर कौन हो जाएंगे? तो थियोफ्रैट्स हो जाएंगे। जबकि एनिमल या जंतु किसमें, जूलॉजी के फादर कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके कौन? तो आंसर होगा आपका अरस्तु। क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं आगे। अगला एक और शब्द हमारे पास अध्ययन से ही हमने रखा हुआ है, एक शब्द और है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो क्या हड्डियों का। हड्डियों का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। ये मैं अभी आपको कल या परसों की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। हड्डियों की जो रोग होते हैं, है ना, मैं डायरेक्ट रोग लिख देता हूँ, बीमारी रहने देता हूँ। हड्डियों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑर्थोलॉजी। ये ध्यान रखना, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। प्राइमेट्स का अध्ययन करना, प्राइमेट्स का मतलब होता है प्राचीन जीव जो आपके प्रारंभिक अवस्था में है। विलुप्त जंतुओं का अध्ययन करना, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन निकल के आता है, जीवाश्म का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए हम किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं? तो हम इसमें प्रयोग करते हैं कार्बन डेटिंग का। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग समझ के, है ना, उल्टे मत चले जाना, ये डेट वेट वो वाला तो नहीं है ना, जो एक लड़का एक लड़की जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, डेटिंग ये नहीं है भाई साहब। ये कार्बन डेटिंग मतलब कि इसका डेट निकालना, आयु पता करना होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है कार्बन के समस्थानिक 14 का। अब बात आ रही होगी कि सर ये समस्थानिक का आपने एक जो शब्द बीच में बोल दिया, ये आपने तो बोल दिया, लेकिन हमारे दिमाग में ये जो शब्द है ना, ये घर कर गया। क्या होगा आइसोटोप समस्थानिक? तो समस्थानिक कार्बन के 3 होते हैं, C612, C613 और C614। तो समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ या ऐसे आपके धातु अधातु, जो भी ऐसे तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। और कार्बन 14 का प्रयोग इसमें हम करके चलते हैं। तो क्या इतनी बातें हम यहाँ पे समझ पाए होंगे? आंसर हमारा क्लियर है। आगे की बात हम करते हैं, झींगा किस सदस्य का संघ है? अब यहाँ पे प्रॉन डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है कि आप तो फालतू की ब्राह्मण मत करो और इतनी सी बात बता दो कि ये जो झींगा है ये किस संघ का सदस्य है। तो बता सकते हैं क्या झींगा हमारा किस सदस्य का संघ है? तो पढ़ने में अगर मजा आ रहा हो, है ना, लग रहा हो कि मामला सेट हो सकता है गुरु हमारा आपकी बार की एग्जाम्स में, है ना, तो सभी लोग एक बार प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, है ना, सभी आप हमने ये लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए झींगा या प्रॉन। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि झींगा या प्रॉन की जब बात की जाती है तो झींगा में जो होते हैं वो कितने पैर होते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि जो झींगा होता है इसमें कितने, तो 19 जोड़ी पैर के लगभग आपके होते हैं। ठीक है, 19 जोड़ी पैर होते हैं। अब एक शब्द आप यहाँ पे समझ पाए कि भाई साहब जब आपने जोड़ी बोल ही दिया है और जिसके पैर जॉइंट में होते हैं तो क्यों फालतू परेशान करना, ये ऑर्थोपोडा में हो जाएगा। ऑर्थोपोडा को ही हम क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में? तो इसी को हम कहते हैं संधिपाद कहते हैं। क्या क्या ऑर्थोपोडा में आ सकते हैं? तो हमारे जितने भी कीट होते हैं, है ना, कीट की बात अगर करें तो मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, खटमल, कॉकरोच, ये सब हमारे किस में आते हैं? कीट में आते हैं, क्योंकि ये सब 3 जोड़ी पैर वाले हैं। एक हमारे भाई साहब होते हैं 5 जोड़ी पैर में जिनका नाम है क्रैब यानी कि केकड़ा, इसे हम कहते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे है, और एक जो होता है कनखजूरा में सेंटीपीड इसे हम कहते हैं। इसमें आपका क्या रहता है, कई जोड़ी पैर हो सकते हैं। क्रिस्टेसिया
क्रिस्टेशिया की जब बात की जाती है तो हमारे पास इसका क्वेश्चन बनेगा कि ऑर्थोपोडा संघ के वे सभी जंतु, ऑर्थोपोडा संघ के वे सभी जंतु जिनमें 6 जोड़ी पैर आपके होते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के वे सभी जंतु जिनमें 6 जोड़ी पैर होते हैं। कीट वर्ग में कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो मैंने आपको यहाँ पे कहा 3 पेयर। ये कितने पेयर में होता है? तो 6 पेयर में। एनेलिडा में आपका इसके साथ कोई पैरों के साथ इसका लेना देना संबंध नहीं है, बट फिर भी अगर हम बात करके चलते हैं तो जो किसान का दोस्त है, किसान का दोस्त कौन है? तो किसान का दोस्त है अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसे केचुआ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अगला। आज हमारा टाइम स्पीडली बढ़ रहा है ना, और हमें ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन है वो कम सोल्व हो पाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। इनमें से किस रोग के कृमि की मादाएं जरायुज होती हैं? जरायुज का मतलब मैंने जस्ट अभी आपको इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले बताया था कि ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को सीधा जन्म देते हैं वो होते हैं जरायुज। एक पॉइंट आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे कि तो हुक वर्म है ना, उसके बाद है पिन वर्म और एक है फाइलेरिया कृमि। सबसे पहले तो दोस्त मैं ये बता दूं कि ये जितने भी आपके पास मिल रहे हैं है ना, ये सब हमारे काय के हैं। तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस हमारा जो एक फाइलम है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीस हमारा जो संघ है, ये सभी उसके हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में इसे हम कहते हैं फीताकृमि। ऐसे आपके जो जंतु जिनमें फ्लेट के समान या एक रिबिन के समान संरचना पाई जाती है। केंचुआ, अभी मैंने बात यहाँ पे की थी कि जो केंचुआ भाई साहब हैं, वो केंचुआ भाई साहब जो हैं किसान के मित्र हैं, किसान के मित्र हैं। साथ ही साथ ये किसके सदस्य हैं? तो ये आपके एनेलिडा संघ के सदस्य हैं। केंचुआ में अगर हम बात करके चलते हैं तो इसमें खंडी भवन पाया जाता है। बात ये आ रही है कि सर ये खंडी भवन का मतलब क्या है? इसका जो शरीर होता है वो खंडों में टूटा हुआ होता है, इसलिए इसे हम एक नाम और दे सकते हैं कि सेगमेंटेशन बॉडी पार्ट इसमें पाया जाता है। अब क्वेश्चन की बात ये है कि ये तीन में से कोई एक आंसर हो सकता है, और वो आंसर होगा आपका कौन सा? फाइलेरिया कृमि। फाइलेरिया कृमि की अगर हम बात करके चलते हैं तो इससे एक रोग होता है मनुष्य में, उसे हम कहते हैं हाथी पांव, एलिफेंटिएसिस। अगला है सबसे बड़ा अकशेरुकी। सबसे बड़ा अकशेरुकी का मतलब होता है आपका इनवर्टिब्रेट या नॉन वर्टिब्रेट आप कह सकते हैं। इनवर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिसमें पृष्ठ रज्जु, इंग्लिश में पृष्ठ रज्जु को कहते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड, जिसमें नोटोकार्ड क्या होती है? तो जिसमें नोटोकार्ड नहीं होती है वो होते हैं अकशेरुकी। और सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो आपका जो आंसर होगा वो स्केविड है। स्केविड आपका कितना? तो ये होता है लगभग 12 से 14 मीटर तक ये हो सकता है। बात ये आती है कि सर वो बात ठीक है ना, ये आपका होगा किसमें? तो इन दोनों के साथ ऑक्टोपस और स्केविड, ये जो होते हैं दोनों, ये किस संघ के जंतु हैं? तो ये है मोलस्का संघ के जंतु हैं। मोलस्का संघ के जंतु जिनकी जो त्वचा होती है वो क्या होती है? तो मोलस्का संघ के जंतुओं की त्वचा जो होती है वो होती है मुलायम त्वचा वाले ये जंतु होते हैं। इतनी बात हम यहाँ पे प्रॉपर समझ पाए होंगे। जेलीफिश, जेलीफिश के साथ अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट कहा था कि जेलीफिश जो होती है ये होती है सीलैंड, ट्रेटा या निडेरिया संघ की ये होती है। आगे की बात करते हैं, टिक और वाइट वास्तव में होते हैं। क्वेश्चन का लेवल बड़ा ही अच्छा है ना, आप लोगों की रुचि मुझे नहीं दिख रही है इसमें, क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई बात है नहीं, है ना। हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपका जो काम है अगर आप कर रहे हैं अच्छी बात अच्छी तरीके से तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो टिक और माइट हमारे जो होते हैं ये मकड़ी के वंश के होते हैं। ठीक है, टिक और माइट जो होते हैं ये मकड़ी के वंश से होते हैं। उसके बाद क्रिस्टेशियाई, मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपके ऐसे जंतु होते हैं, है ना, किसके? ऑर्थोपोडा संघ के, जिसमें 6 पैर होते हैं। कीट क्या होते हैं? तो ऐसे जंतु जिसमें क्या होते हैं आपके 3 पैर होते हैं। और बहुपद मतलब कि बहुत सारे, या बहुपाद मतलब बहुत सारे पैर हो सकते हैं, ये होता है सैंडीपीट या कनखजूरा। सैंडीपीट, मेलीपीड इसी को कहा जाता है। तो आंसर मकड़ी के वंश से
हो गए। मकड़ी में क्या होता है, तो मकड़ी में अभी हमने स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखा था कि मकड़ी अपने पश्चपाद से, पश्च वाले इस पश्च भाग से क्या बनाती है, तो पश्च भाग से मकड़ी क्या बना देती है, आपका जाल बनाती है। और अगर हम बात करके चलते हैं तो मकड़ी का जाल बनाने वाला जो अंग होता है उसे कहते हैं स्पिन रूट्स, स्पिन या स्पाइन, है ना, स्पाइन कर लो, स्पाइन कहना ज्यादा सही होगा, स्पाइन रूट्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ इस तरीके से आया है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को हम जब सोल्व कर रहे हैं या इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा एक बार मैं कई दिनों के बाद या शायद बहुत कम कहता हूं, है ना, अगर लग रहा है मामला सही तो आप अपने इसको परिवार को आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, है ना। मतलब सहयोग प्रदान करने का मतलब ये है कि हम, अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। कैसे प्रदान करें, वो ऐसे कि आप, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप चैनल को क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। चमगादड़ों में सबसे पहला ही पॉइंट कि भाई साहब जब चमगादड़ आ ही गया है तो क्या है, तो हम इसे ज्यादातर मान के चलते हैं कि जो चमगादड़ होता है वो पक्षी होता होगा, लेकिन सही है, पंख होते हैं, लेकिन चमगादड़ की कुछ जो कंडीशंस होती हैं वो पक्षियों को फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि हमारा जो चमगादड़ होता है ये कैसा होता है, तो ये मैमल से होता है, आपका स्तनधारी ये होता है। प्रतिध्वनियों द्वारा आगे उपस्थित बाधाओं के स्थान निर्धारण की प्रक्रिया में चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे कौन सी हैं, तो पहले तो मैं आपको चमगादड़ के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि की जो तरंगे हैं वही बता देता हूं। चमगादड़ जो होता है ये अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है कि चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, तो चमगादड़ करता है पराश्रवी ध्वनि तरंगे, खुद उत्पन्न करता है, खुद बनाता है, बनाने के बाद उनको आगे छोड़ता है, छोड़ने के बाद ये क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ, ये हो गया चमगादड़ बेट, चमगादड़ जब आपका, और यहाँ पे मान के चलते हैं ये कोई छोटा सा किट हो गया। ठीक, जब चमगादड़ इस रास्ते से गुजर रहा होता है तो ये चमगादड़ क्या करता है, कुछ इस तरीके से क्या करता है, चमगादड़, दोनों एक ही हो गए क्या, चमगादड़ क्या करता है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे बनाता है किसको, पराश्रवी ध्वनि तरंगों को। ये ध्वनि तरंगे कुछ इस तरीके से जाती हैं, यहाँ पे टकराने के बाद ये फिर से ध्वनि तरंगे यहाँ पे आती हैं। ठीक, और ये सूचना देती है चमगादड़ को। तो क्वेश्चन का आंसर बना लो, लक्ष्य से टकराती है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लक्ष्य से टकराकर वापिस आती है, बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है, लक्ष्य से टकराकर वापस आती है और चमगादड़ इन्हें ग्रहण कर लेता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगला है लक्ष्य से टकराकर वापस आती है, चमगादड़ इन्हें ग्रहण करके लक्ष्य की स्थिति का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब बात यह आ रही है कि जब भाई साहब चारों क्वेश्चन के आंसर है तो हम कौन सा लगा दें, और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है ये जेल प्रहरी की एग्जाम 2018 या 19 का एक क्वेश्चन है। अब बातों तो चारों सही है, बेट ने यहाँ पे पराश्रवी ध्वनि बनाई है, टकराई है, ये भी करेक्ट है, टकरा के वापिस आई है, ये भी करेक्ट है, लक्ष्य से टकरा कर वापिस आती है और चमगादड़ ने ग्रहण कर लेता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा है कि बाधाओं के स्थान निर्धारण की प्रक्रिया, ये ध्यान रखना पड़ेगा, और निर्धारण की प्रक्रिया का मतलब लक्ष्य की स्थिति का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो आपको चारों ही केस में जो राइट आंसर जो बताना है वो आंसर बताना है राइट, कौन सा, डी वाला। आगे बढ़ा देते हैं। गंगा के डॉल्फिन होते हैं। अब गंगा के जो डॉल्फिन होती हैं, हमारी जो मछलियों की अगर हम बात करके चलते हैं तो मछलियों का एक खुद का ही अपना एक वर्ग है ना, अपना एक इन्होंने, ठीक है, इनको कॉर्डेटा के अंतर्गत एक वर्ग में रखा गया है। सरीसर्प की जब हम बात करके चलते हैं तो सरीसर्प ज्यादातर अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। स्तनधारी की हम बात करके चलते हैं। अब बात ये आती है स्तनधारी क्या होते हैं, तो ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को अपनी स्तन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध पिलाते हैं, है ना, दुग्ध
पिलाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, तो उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। जैसे मनुष्य इसी में आता है अकशेरुक, जिसमें आपका क्या नहीं होता है, तो पृष्ठरज्जु, या इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। अब बात यह आती है कि गंगा के डॉल्फिन की बात हो रही, कहाँ घुमा रहे हो हमारे साहब, है ना। अब बात यह आती है कि गंगा की डॉल्फिन है तो मछली, लेकिन इसमें क्या होता है, तो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए इसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, इसलिए गंगा की जो डॉल्फिन है वो स्तनधारी में आती है। तो फिर एक बात और बताई दो यहाँ पे कि हमारी और कौन सी मछली है जो आपकी मछली होते हुए भी किस में आएगी, तो मछली होते हुए भी आपकी किस में आएगी, तो वो आएगी स्तनधारी में। एक होगी ब्लू व्हेल, ठीक। दूसरा पक्षी कौन सा है, तो पक्षी होता है कौन सा, चमगादड़। ये दोनों ही जो रहते हैं ये चमगादड़ पक्षी है, फिर भी स्तनधारी में। ब्लू व्हेल आपकी मछली है, फिर भी स्तनधारी में। एक और कौन सी है, तो आप यहाँ पे डॉल्फिन तो आई गई है ना। एक सील जो होती है ये मांसाहारी स्तनधारी होती है, सील, ठीक। तो ये आपका आंसर बन चुका है प्रॉपर। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, स्तनपायी का मतलब है यहाँ पे तो कौन अपने बच्चों को दूध पिला सकता है, शार्क। शार्क मछली होती है एक प्रकार की, है ना, जो कि स्तनधारी में नहीं रखी जाएगी। स्कीवीड अभी आपको आगे पढ़ाया है, क्या होगा ये, तो स्कीवीड ऑक्टोपस होगा, सॉरी स्कीपीड और ऑक्टोपस है ना, ये ऑक्टोपस नहीं होगा, स्कीपीड और ऑक्टोपस दोनों काय में आएंगे, तो ये हो जाएंगे मोलस्का में। और छछूंदर जो होती है, छछूंदर के साथ ध्यान रखना, छछूंदर हमारी जो होती है फिलहाल में सबसे छोटा जीवित स्तनधारी कौन है, सबसे छोटी जीवित स्तनधारी कौन है, तो वो छछूंदर है। अब बात यह आ रही है कि सबसे छोटा बता ही दिया है तो अगला भी बता दो, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होगा, तो सबसे बड़ा स्तनधारी, अगर हम सबसे बड़ा स्थलीय, है ना, एक पॉइंट जोड़ लेना, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है, तो वो हाथी तो है, लेकिन कौन सा हाथी, तो वो होगा अफ्रीकन हाथी। इस पे मात्रा थोड़ी सी है ना बड़ी कर गई है, तो इस पे सही चढ़ा देना। जबकि अब क्वेश्चन ये है कि हमको ये नहीं जानना कि स्थलीय है, हमको ये भी नहीं जानना कहाँ पे रहता है, बस इतना सा बता दो कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी होगा वो होगी कौन, तो वो होगी ब्लू व्हेल। क्वेश्चन का आंसर आप समझ पाए। निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति का है, अभी मैंने आपको बताया सील स्तनधारी है आपकी, लेकिन मांसाहारी स्तनधारी होगी। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रहण कर लेते हैं, आंत में जल, आंत का मतलब होता है इंटेस्टाइन, है ना, ये यहाँ पे एनिमल्स देयर बोलो, तो ये आप यहाँ पे इंटेस्टाइन करना, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इंटेस्टाइन यहाँ पे करना। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रहण कर लेते हैं, ये बड़े अच्छे से आप जानते हैं, ऊंट ही ये काम फिलहाल में कर सकता है। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो पेंगुइन की जब बात करती है तो पेंगुइन आपका एक क्या है, एक प्रकार का पक्षी है जो कि क्या होता है, तो पेंगुइन जो पक्षी होता है ये उड़ नहीं सकता है, ये ध्यान रहे। पेंगुइन क्या है, तो पेंगुइन आपका एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। हमारे साहब और कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक होता है कीवी जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, एक होता है आपका ऑस्ट्रिच, है ना, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो कहाँ पे पाया जाता है, तो अफ्रीका में ये पाया जाता है, ठीक। और कोई सा हो सकता है क्या, कीवी हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, है ना। फिलहाल में अभी हमें इसमें दो ही तुरंत याद है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इतने पे काम कर सकते हैं। पेंगुइन आपके सामने है ही, ठीक है। तो आगे हम बात करके चलते हैं, पेंगुइन कहाँ पे पाया जाता है, तो पेंगुइन पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अगला है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, क्या बात है, बहुत सारे बंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, है ना, ठीक है, आंसर भी सभी लोगों के आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करना तब तक मैं आगे बढ़ा देता हूं, आगे बढ़ा देता हूं तो मतलब इस पॉइंट को मैं आगे ले आता हूं। हमारे पास है यहाँ पे वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड का मतलब होता है समतापी। दो प्रकार के जंतु हमारे पास होते हैं, एक होते हैं समतापी वार्म ब्लडेड, एक होते हैं असमतापी कोल्ड ब्लडेड। अब बात यह आती है कि समतापी असमतापी का मतलब क्या होता है, तो वो आंसर आपको करना है।
मैं बता देता हूं समतापी का मतलब यहाँ पे फिलहाल में क्या हो, इसका आंसर उसमें कौन कौन हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक तो होते हैं कौन, स्तनधारी, ये आपके कैसे हैं, समतापी हैं। दूसरा हमारे पास कौन है, तो दूसरा हमारे पास नन्हे मुन्ने पक्षी है। क्या आंसर है, क्या आंसर आ पाया है, 18 का आंसर डी मिल रहा है। ठीक है, 18 डी सी भी है। देखो वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, इसका भी फिलहाल में कोई सेंस नहीं है। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। यार पॉइंट दोनों उलझे हुए हैं, है ना, दोनों पॉइंट उलझे हुए से लग रहे हैं कुछ। मुझे लगता है टाइपिंग में ऑलवेज रिमेन द सेम, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, या थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश वाले में देखेंगे तो ये वातावरण के तापक्रम को नहीं बनाए रखते हैं, ये क्या करते हैं, अपना जो शरीर के तापक्रम को वातावरण के अनुसार बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ये भी हम कर सकते हैं। अभी इन दोनों ही केस में, है ना, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए, बट फिर भी अगर हम सही से पढ़ें इसको तो हम ये क्वेश्चन लगाएंगे इसमें सी वाला। ठीक है, आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के, किस संघ के, किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर की अगर हम बात करके चलते हैं तो रात्रिचर का मतलब ही होता है निशाचर। ये हिंदी भी आपको पटवारी में देना है। निशाचर मतलब जो रात में चरता है, चरता है से मतलब चलता है, निशाचर जो रात में चलता है। और जो निशाचर है ना, जो रात में चलता है उसके लिए पर्यायवाची या सॉरी उसके लिए यहाँ पे एक शब्द में आंसर दिया जाता है, राक्षस होता है। ठीक है, दानव वो होता है। कौन कौन हो सकते हैं, तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। एक और भी है क्या, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता, घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, उल्लू, चमगादड़ और कुत्ता। तो इस कंडीशन में हम कुत्ते को ना रखते हुए मच्छर को यहाँ पे रखेंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑर्कियोरेप्टिस, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार लेवल का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लोग सभी कर दीजिएगा। और बात यहाँ पे यह आ रही है योजक कड़ी। तो योजक कड़ी जो है मैं आपको 4 से 5 बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है ना, टाइम तो फिलहाल में हो ही चुका है बट फिर भी देख लेते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, तो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। ठीक है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, तो वो हो जाता है आपका वायरस। कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार कौन है, तो वो लाइकेन है ना। ये दोनों के बीच की कड़ी हो गई। थोड़ा सा मैं स्पीडली काम करूंगा, क्वेश्चन रह जाएंगे। ऑर्कियोरेप्टिस किन वर्गों के, प्राणियों के बीच की कड़ी है, तो ये पक्षी और स्तनधारी होता है, सॉरी पक्षी और सरीसृप होता है। क्या मिल रहा है, क्या, तो पक्षी और सरीसृप मिल रहा है। आगे बढ़ा देते हैं। मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि क्या है, ये ध्यान रखना। मधुमक्खी जो अपनी आगे की सूचनाओं को ट्रांसफर करती है उसमें जो विधि होती है वो होती है नाच। ये डांस के द्वारा इस अपनी सूचनाओं को आगे पहुंचाती है। गंध अगर आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना गंध नहीं होगा और ना ही इसका आंसर गमन होगा, आंसर जो होगा वो नाच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो मैं थोड़ा सा स्पीडली इसमें बता रहा हूं। पुपा, रेशम का कीड़ा, रेशम का पालन, रेशम पालन क्या कहलाता है, तो सेरिकल्चर। ध्यान रहे, रेशम पालन सेरिकल्चर। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, पुपा में। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद क्या है, तो मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद शहद देख के टूट नहीं पड़ना है। ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद होगा मधुमक्खी मोम। अगले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, या क्वेश्चन है मधुमक्खी की रानी। एक देखो, इसमें जब कल की बात होगी तो मैं पूरा इसको करवाऊंगा, आज थोड़ा टाइम हो रहा है ना, अगली क्लास भी आपकी इंग्लिश की है। मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है, तो ये होती है छत्ते में प्रशासन के लिए। ये प्रशासन ऐसा कोई इसका काम है नहीं, छत्ते को बनाने हैं तो ये आपकी जो ये काम नहीं करती है, ये काम करती है श्रमिक मक्खियां, श्रमिक मधुमक्खियां। अंडा रोपण के लिए इसका काम होता है। ठीक है, भोजन जुटाने का काम भी किसका होता है, तो श्रमिक मक्खियों का होता है। अगला है, इनमें से कौन सा कीट सामाजिक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत शानदार एक क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन पे हम काम करेंगे। तो हमारा जो सामाजिक कीट है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो सामाजिक कीट है वो आंसर निकलेगा आपका कौन, तो दीमक हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं तो जो मधुमक्खी होती है ना, वो भी सामाजिक ही होती है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना मच्छर को सामाजिक मत रखना। वो चींटियां जो रहती हैं वो कॉलोनी बनाकर रहती है। तो दोस्त मुझे लगता है कि आज हमने जितनी चीजें यहाँ से पढ़ी हैं, है ना, आप इन चीजों को भली भांति समझ पाए होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, तो आप चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में कल, और हमसे बने रहिए, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं।